नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट का विमोचन किया। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट ने वर्ष 2019-20 में नौकरी के परिदृश्य में सुधार दर्शाया। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पेटेंट छूट और टीकों के लिए अनिवार्य लाइसेंस का सुझाव दिया। इस अंक में आपको बताएंगे स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत उपलब्धियां और भारत में निगरानी पर कानूनों के बारे में। यात्री ट्रेन संचालन परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट का विमोचन किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोग वाला देश है। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत अभी भी विश्व औसत का लगभग 1/3 है। इसके अलावा इसमें एलईडी प्रकाश व्यवस्था, कुशल शीतलन और भवन मानकों सहित बेहतर ऊर्जा दक्षता मानकों को अपनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के बावजूद वृद्धि होने की संभावना है। भारत की अधिकांश नवीकरणीय क्षमता वृद्धि सौर और पवन ऊर्जा के रूप में है। भारत के राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में अत्यधिक परिवर्तनीयता विद्यमान है। भारत की विद्युत प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा को कुशलता पूर्वक एकीकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए संसाधनों की पहचान और उचित योजना निर्माण, विनियामक, नीतिगत और संस्थागत समर्थन, ऊर्जा भंडारण एवं अग्रिम प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों की आवश्यकता होगी। आइए बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या-क्या अनुशंसाएं की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच तकनीकी और आर्थिक बाधाओं का निवारण करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज हाइड्रो के विशिष्ट संदर्भ में ऊर्जा भंडारण के लिए एक विनियामक तथा पारिश्रमिक ढांचा विकसित करना चाहिए ताकि उसका पूरा मूल्य प्राप्त किया जा सके। उपयोग का समय प्रशुल्क, मांग पक्ष प्रबंधन और फ्लेक्सिबल खपत को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण होगा। इन अनुशंसाओं में ये भी कहा गया है कि रूफटॉप सोलर सिस्टम की निगरानी और प्रबंधन की आवश्यकता है। आइए अब बात करते हैं ऊर्जा प्रणाली रूपांतरण के 3 स्तरों की। इसमें पहला होगा विद्युत मंत्रालय। इसमें हस्तक्षेपों के प्रकार की बात करें तो ऊर्जा रणनीति, विधिक संरचना और नीति एवं कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। इसमें परिसंपत्तियों के प्रकार होंगे ऊर्जा संयंत्र, विद्युत नेटवर्क, ऊर्जा भंडारण, वितरित ऊर्जा संसाधन। दूसरी संस्था है विनियामक एजेंसी। ये विनियामक संरचना एवं निर्णय लेगी, ऊर्जा क्षेत्र नियोजन पद्धति पर ध्यान देगी, खुदरा विद्युत मूल्य पर ध्यान देगी। प्रणाली संचालक विद्युत उपयोगिता और मानक निकाय विद्युत बाजार नियम एवं संहिताओं के बारे में देखेगी, प्रणाली संचालन प्रोटोकॉल का ध्यान रखेगी और कनेक्शन कोड के बारे में बताएगी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट ने वर्ष 2019-20 में नौकरी के परिदृश्य में सुधार दर्शाया है। नियमित अंतराल पर श्रम बल आंकड़ों की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का शुभारंभ किया था। पहली वार्षिक रिपोर्ट मई 2019 में और दूसरी जून 2020 में जारी की गई थी। पीएलएफएस स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग पर आधारित है। पीएलएफएस के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना। इन संकेतकों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर और बेरोजगारी दर शामिल है। प्रति वर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति और सीडब्ल्यूएस दोनों में रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना। तीसरे सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इसमें वित्त वर्ष 2019-20 में बेरोजगारी दर गिरकर 4.8% हो गई। वित्त वर्ष 2018-19 में ये 5.8% और 2017-18 में 6.1% थी। कामगार जनसंख्या अनुपात वित्त वर्ष 2018-19 में 35.3% और वित्त वर्ष 2017-18 के 34.7% की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़कर 38.2% हो गया है। श्रम बल भागीदारी दर पिछले 2 वर्षों में 37.5% और 36.9% से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 40.1% हो गई है। श्रम बल भागीदारी दर का मान जितना अधिक होगा, ये उतना ही बेहतर होगा।
आइए अब आपको बताते हैं अन्य प्रमुख संकेतकों की परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे श्रम बल भागीदारी दर की। इसे कुल आबादी में श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहीं कार्यरत या रोजगार की तलाश में या कार्य के लिए उपलब्ध हैं। दूसरा है कामगार जनसंख्या अनुपात यानी WPR। इसे जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। तीसरा है बेरोजगारी दर। इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। चौथा है कार्यकलाप की स्थिति। ये निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके तहत सामान्य स्थिति तब कही जाती है जब कार्यकलाप की स्थिति सर्वेक्षण की तिथि से पहले पिछले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके तहत वर्तमान साप्ताहिक स्थिति का मतलब है सर्वेक्षण की तिथि से पहले पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित कार्यकलाप की स्थिति। प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति तब कही जाती है जब सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले के 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, तो इसे उस व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति या CWS के रूप में जाना जाता है। और सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने सामान्य प्रमुख कार्यकलाप के अतिरिक्त सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान 30 दिन या उससे अधिक समय तक कुछ आर्थिक कार्यकलाप किया था। उसे उस व्यक्ति के सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति माना गया है। अगली खबर टीकाकरण से संबंधित है। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पेटेंट छूट और टीकों के लिए अनिवार्य लाइसेंस का सुझाव दिया। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की समीक्षा शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में वर्णित किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल ने पेटेंट अधिकारों को अस्थायी रूप से समाप्त करने की आवश्यकता को प्रकट किया है। एक पेटेंट एक आविष्कार के लिए प्रदत्त एक अनन्य अधिकार है। पेटेंट धारक के पास 20 वर्षों के लिए विशेष अधिकार होता है, जिसमें अन्य को पेटेंट का कोई भी उपयोग करने से बाहर रखा जाता है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने सभी देशों के लिए कोविड इंजेक्शन और दवाओं के लिए उचित, वहनीय एवं सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा के लिए अस्थायी पेटेंट छूट की मांग की है। इसने दवाओं और टीकों के उत्पादन के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग की भी अनुशंसा की है। एकस्व अधिनियम 1970 की धारा 92 पेटेंट धारक को सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी का भुगतान करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी करने का प्रावधान करती है। सरकार राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यधिक अत्यावश्यक परिस्थितियों में या सार्वजनिक गैर व्यावसायिक उपयोग के मामले में अनिवार्य लाइसेंसिंग को लागू कर सकती है। पेटेंट के दायित्व के बिना बृहद जेनेरिक उत्पादन से सस्ती दवाओं, औषधि और टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति बाधाओं का निवारण करने में मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे स्वैच्छिक सुझावों के तहत आपूर्ति को आसान बनाने के लिए लाइसेंस और तकनीकी हस्तांतरण पर बल दिया गया है। अनिवासी या विदेशी संस्थाओं द्वारा दायर 64% पेटेंट के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की समीक्षा और समावेशिता के लिए संस्थाओं के पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने के लिए पेटेंट, ये सभी सुझाव स्वैच्छिक रूप से अपनाए जाने पर बल दिया गया है। और कानूनी सुझावों में बौद्धिक संपदा वित्त पोषण एवं जालसाजी पर विधि निर्माण और एक अमूर्त संपत्ति के रूप में बौद्धिक संपदा मूल्यांकन की एक समान प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड को पुनर्स्थापित करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पेटेंट और कॉपीराइट अधिनियमों में शामिल करना, इसके लिए सरकार के साथ भागीदार के रूप में पौधों और बीजों पर पेटेंट तथा जालसाजी और नकल को रोकने के लिए पेटेंट में देरी को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया पहल की। स्टार्टअप इंडिया पहल ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2016 में आरंभ की गई स्टार्टअप इंडिया सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को प्रेरित करना और भारत में नवाचार तथा उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी पारितंत्र का निर्माण करना है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत अर्जित प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इसने सार्वजनिक खरीद को सुगम बनाया है। इससे सरकार को उत्पाद और सेवाएं बेचने के लिए स्टार्टअप्स के लिए GEM स्टार्टअप रनवे आरंभ किया गया है। जून 2021 तक स्टार्टअप्स को 76,564 ऑर्डर दिए जा चुके हैं। स्टार्टअप्स के लिए तीव्र निकास की व्यवस्था की गई है।
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने स्टार्टअप्स को फास्ट ट्रैक फर्म के रूप में अधिसूचित किया है। ये उन्हें अन्य कंपनियों के लिए 180 दिन की तुलना में 90 दिनों के भीतर परिचालन समापन करने में सक्षम बनाता है। वहीं बौद्धिक संपदा अधिकार का लाभ भी मिला है। स्टार्टअप्स पेटेंट आवेदन शुल्क में 80% छूट और ट्रेडमार्क आवेदन शुल्क में 50% छूट के पात्र हैं। इससे पेटेंट देने में तीव्रता आई है। अब ये 81 दिनों में ही हो जाता है। मार्च 2021 तक दायर किए गए 5,544 पेटेंट आवेदनों में से 577 को स्वीकृत किया गया है। दायर किए गए 14,632 ट्रेडमार्क आवेदनों में से 7,013 ट्रेडमार्क पंजीकृत किए गए हैं। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का कुल कोष स्थापित किया गया है। फंड ऑफ फंड्स के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग निगरानी एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी संचालन एजेंसी है। स्टार्टअप्स को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप इंडिया सीड योजना आरंभ की गई है। ये योजना वर्ष 2021 में आरंभ की गई है। भारत में निगरानी पर कानून। भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से 2 कानूनों के तहत की जाती है। पहला है भारतीय तार अधिनियम 1885 और दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। दोनों कानूनों के तहत केवल सरकार को कुछ परिस्थितियों में निगरानी करने की अनुमति है, न कि निजी अभिकर्ताओं को। भारतीय तार अधिनियम 1885 के अंतर्गत सरकार केवल कुछ स्थितियों जैसे कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था या किसी भी अपराध को होने से रोकने के लिए कॉल को इंटरसेप्ट कर सकती है। ये वही प्रतिबंध हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित किए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत वर्ष 2009 में बनाए गए सूचना प्रौद्योगिकी नियम के तहत केवल सक्षम प्राधिकारी ही आदेश जारी कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी केंद्रीय गृह सचिव या गृह विभागों के प्रभारी राज्य सचिव हैं। इससे पहले पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय तार अधिनियम के प्रावधानों में प्रक्रियात्मक रक्षोपाय की कमी की ओर संकेत किया था और इसमें होने वाली बाधाओं के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए थे। अगली खबर रेल मंत्रालय से। यात्री ट्रेन संचालन परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। रेल मंत्रालय को निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से 29 जोड़ी ट्रेनों के संचालन के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें लगभग 40 आधुनिक रैंक हैं। इनमें लगभग 7200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे पहले रेलवे ने पीपीपी मोड के माध्यम से 12 क्लस्टरों में 151 ट्रेनों को शामिल करने के लिए निजी भागीदारी के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। इन ट्रेनों को उन रूटों पर चलाया जाएगा जहां ट्रेनों की मांग पहले से ही मौजूद क्षमता से ज्यादा है। इस परियोजना से लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निजी क्षेत्र के निवेश की अपेक्षा की गई है। निजी संस्थाएं ट्रेनों के वित्त पोषण, खरीद, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होंगी और भारतीय रेल के नियत ढुलाई प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों आदि का भुगतान करेंगी। सरकार द्वारा गार्ड्स और इंजीनियरों की तैनाती की जाएगी जो इन ट्रेनों का संचालन करेंगे, ट्रैक अवसंरचना आदि को बनाए रखने का कार्य संपादित करेंगे। रेलवे में पीपीपी की आवश्यकता इसलिए है ताकि निम्न रखरखाव या कम पारगमन समय और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ आधुनिक रोलिंग स्टॉक का सूत्रपात किया जाए, यात्रियों को सुरक्षा और विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान किया जाए, यात्री परिवहन क्षेत्र में मांग आपूर्ति घाटे को कम किया जाए। आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 3 बृहद क्षेत्रों पर आधारित एक संयुक्त विज्ञप्ति के अनुमोदन के साथ समाप्त हुई। इसमें सबसे पहला है जैव विविधता। इसके तहत प्राकृतिक पूंजी का संरक्षण और प्रकृति पर आधारित समाधानों के साथ पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना, साथ ही मृदा जीर्णोद्धार, जल संसाधनों, महासागरों और समुद्र की सुरक्षा शामिल है। दूसरे क्षेत्र के तहत संसाधनों और चक्रीय अर्थव्यवस्था का कुशल उपयोग शामिल है। इसमें टिकाऊ वस्त्र और फैशन, चक्रीय शहरों, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर ध्यान देना शामिल है। और तीसरा अहम मुद्दा है संधारणीय वित्त। इसके तहत वैश्विक वित्तीय प्रणाली के भविष्य के आकार में योगदान के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के लिए विशिष्ट वित्त पोषण आवश्यकताओं पर ध्यान देना शामिल है।
विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड सर्व। हाल ही में सर्व ने जनरल इलेक्ट्रिक के जॉन एफ वेल्च टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ सहयोग स्थापित किया है। इस सहयोग का उद्देश्य ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और विमानन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास के लिए शैक्षणिक संस्थानों, प्रयोगशालाओं और उद्योगों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है। सर्व यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य है विज्ञान और इंजीनियरी में आधारभूत अनुसंधान को बढ़ावा देना, इस प्रकार के अनुसंधान में संलग्न व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होता है। जेल में आत्महत्या रोकने के लिए गेटकीपर मॉडल। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निमहंस ने कैदियों और जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसने गेटकीपर मॉडल की अनुशंसा की है। इसमें चयनित कैदी जो आत्महत्या के जोखिम वाले कैदियों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित होंगे, उन्हें उपचार या सहायक सेवाओं के लिए संदर्भित करेंगे। एक अध्ययन का हवाला देते हुए इस परामर्श में जेल की आबादी के लगभग 80% में मानसिक रोग और मादक द्रव्यों के सेवन के विकार की व्यापकता की ओर संकेत किया गया है। आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन यानी आर्मेक्स 21। हाल ही में रक्षा मंत्री ने 4 महीने तक कठिन भूभाग में आयोजित हुए आर्मेक्स 21 का समापन किया। ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में आयोजित किया गया था, जो कि लद्दाख में कराकोरम दर्रे से उत्तराखंड में मलारी तक विस्तारित था। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था और इनका देहावसान 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तिलक ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। उन पर वर्ष 1897 में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। इस मुकदमे से उन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, जिस कारण उन्हें लोकमान्य यानी लोगों में प्रिय नेता की उपाधि मिली थी। तिलक ने वर्ष 1914 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी और वे इसके अध्यक्ष रहे थे। तिलक ने 2 समाचार पत्रों, केसरी जो कि मराठी भाषा में था और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था, इनकी स्थापना की और संपादन किया। तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की भी रचना की। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया था। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ। सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारियों में से एक चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए थे। आजाद लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए जेपी सैंडर्स पर गोली चलाने और प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। सितंबर 1928 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के निर्माण के लिए एचआरए को पुनर्गठित किया गया था। उन्हें पार्टी के कमांडर इन चीफ के रूप में चुना गया था। एचआरए के उद्देश्य को बरकरार रखते हुए एचएसआरए ने 2 नए बिंदु जोड़े। समाजवाद को पार्टी की विचारधारा और लक्ष्य के रूप में अपनाना, इसके अलावा धार्मिक और जाति संबंधित चिन्हों को त्यागना। भागीरथी अम्मा। भागीरथी अम्मा की मृत्यु 22 जुलाई 2021 को हुई। ये केरल की सबसे बुजुर्ग शिक्षार्थी थी, जिन्होंने 105 वर्ष की आयु में राज्य साक्षरता मिशन परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए तथा टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।